नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषिधारा में। और मैं अजय सिंह। आज आपके जो वीडियो बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि आलू में स्प्रिंकलर खेती से क्या फ़ायदा है, उससे कितना प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे क्या क्या सुविधा मिलती है और ये स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे लगवाया जा सकता है, सरकार की इस पर कितनी सहायता राशि है, ये सब कुछ जानेंगे। और इस पर अगर हम लगाते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम तो कुछ कंपनियां ऐसे इंसेंटिव भी देती हैं, वो दूसरा फ़ायदा है। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। और हमारी ये पूरी कृषिधारा की टीम आई हुई है यहाँ पे अरखा के पास, जो ऊंचाहार के पास है। और यहाँ पे हमारे किसान हैं भैया जो सामने, ये खेती करते हैं आलू की। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूज करते हैं स्प्रिंकलर। हमारा जो उद्देश्य था पहले कि हम देखें कि स्प्रिंकलर के माध्यम से आलू की जो खेती होती है, सिंचाई होती है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कितना बेड साइज रखते हैं जब ये स्प्रिंकलर यूज करते हैं, तो वो सब जानेंगे। अपनी टीम से मैं आप लोगों का पहले सबसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे पेप्सिको कंपनी की तरफ से हमारे अनुज रवानी भैया हैं आपके सामने। और उसके बाद हमारे किसान मोहम्मद मुसीर खान जी हैं, जिनका एक खेत है। और उनके बगल में हमारे प्रदीप भैया हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर से एमएससी किए हुए हैं, इस समय पीएचडी कर रहे हैं, वेजिटेबल में ही कर रहे हैं। और उनके बगल में हमारे अनिल भैया हदगवां के हैं, प्रयागराज के, और ये भी खेती बहुत बढ़िया करते हैं, टमाटर और सब्जी की खेती करते हैं। और मैं अजय सिंह आपके सामने हूँ, मुखातिब आपके कृषिधारा चैनल से ही। और आज हम ये जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि ये खेती जो 48 इंच के बेड पे कर रहे हैं किसान, क्या इसका फ़ायदा है, स्प्रिंकलर का क्या फ़ायदा है, कैसे ये लोग इसमें पेस्टिसाइड और वो फर्टिलाइज़र इसमें भेज रहे हैं खेतों में, और वाकई इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ा है, क्या किसान को इससे कुछ और फ़ायदा है। पेप्सिको कंपनी से भी जानेंगे क्या इन्होंने कोई करार किया है ऐसा इनके साथ, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आज कि किस तरह से, इस तरह से कांटेक्ट करके ये किसान अपनी जो है फसल की कीमत को लॉक कर सकता है, सुरक्षित हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी टीम की इच्छा थी कि जाना जाए कि बेड जो है 42 इंच या 48 इंच कहाँ यूज किया जाता है, तो वो तलाश हमारी पूरी हुई। आज हम ये नाप के देखेंगे। प्रदीप भैया कितना इंच है, इसको जरा नापिए। ये जो बेड है आप थोड़ा करीब से दिखाएंगे सोमेश जी तो थोड़ा अच्छा होगा। ये देखिए, हम ये बेड का साइज आप देख सकते हैं, और पास आ जाएंगे तो ये 40, 41 और 42। तो कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? क्या यही स्टैंडर्ड है नापने का? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है नापने का। छोड़ दीजिए। बेड से बेड की जो साइज हम नापते हैं, दूरी सेंटर टू सेंटर नापेंगे, सेंटर टू सेंटर नापा जाएगा। करेक्ट। और ये जो आप एक ही बेड पे लगा रहे हैं वो लगाने का तरीके गलत है जी। ये एकदम से मिडिल से और इसके मिडिल तक में जो आएगा वो माना जाएगा। जैसे ये आप करेक्ट। तो ये मिडिल टू मिडिल हम नापेंगे। मिडिल से मिडिल में लगाओगे आप तो ये 48 इंच हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, 47 और एक ही हो गया। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि ये 48 इंच का बेड यूज कर रहे हैं हमारे भैया नासिर जी। नासिर जी सही नाम बता रहे हैं? नहीं, मोहम्मद मुसीर खान। मुसीर खान, सॉरी। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप स्प्रिंकलर के केस में किसी भी बेड पे आप खेती करते हैं, मतलब स्प्रिंकलर के केस में अगर आप बुवाई करते हैं तो उसमें बेड इतना मैटर नहीं करता है कि इसमें चाहे 42 इंच का बेड होता है या 48 का होता है। ये होता तो ये स्प्रिंकलर से तो पानी पा ही रहा हो। उसमें छोटे बेड पे दिक्कत आएगी 26 इंच वाले पे, या 26 इंच से भी और छोटा चला जाएगा। तो अगर वो जैसे जैसे 28 इंच प्लस बेड होता जाएगा आपका, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेड साइज आपका छोटा है तो वहाँ जो ग्रीनिंग वाली संभावना है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जो नॉर्मल सिंचाई करते हैं। हाँ, नॉर्मल सिंचाई करते हैं या स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई करते हैं, क्योंकि जब ऊपर से उस पर पानी पड़ेगा 28 से कम रहेगा भैया तो ग्रीनिंग वाली प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। आप बहुत से अनुज भैया ने जैसे बताया कि जब आप 24 इंच या 22 इंच से छोटा बेड रखते हैं तो नीचे आलू साइड में कभी कभी निकल आता है, जिससे हरा हो जाता है। आलू हरा भी हो जाता है, प्लस उसके साथ में एक और दिक्कत आती है। जो जैसे मान लीजिए एक पेड़ में आपके 6, 8, 10 फल जो लग रहे हैं, वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? नीचे ही तो निकलना है उनको। नीचे जाएंगे। अब नीचे ऐसा तो है नहीं कि हमने उसके चारों तरफ से सीमेंटेड दीवार बना रखी हो, वो तो साइड में ही भागेंगे। करेक्ट। जब साइड में भागेंगे तो स्टोलन जो हमारा भागते भागते बाहर बनना शुरू कर देगा, तो वो भी फिर हरा होना लग जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा फायदा है जो बेड साइज जब हम बढ़ाते हैं का, जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आलू जब साइड में फैलती है तो वो बेड से बाहर नहीं जाती और हरी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उसमें ये भी है, अगर कोई किसान स्प्रिंकलर के केस में खेती नहीं कर रहा है, स्प्रिंकलर से मतलब खेती नहीं कर रहा है, तो वो अगर चौड़े बेड से अगर पानी लगाता है तो उसको बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, लेकिन ऐसे केस में तो ये होगा कि बीच वाला जो लाइन है उस पे पानी पहुंचे ना, उस पर पानी पहुंचे ना। हाँ। लेकिन उसके केस में हमको 48 या 42 इंच पे नहीं जाना है। हाँ। उसके केस में हमको 28 इंच पे जाना है। 28 इंच पे। जैसे मान लीजिए 24 बना रहे हैं, उसकी जगह हम 28 बनाएंगे। ये हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने बेड तो 48 कर दिया, तो इसमें आलू कितनी लाइन पे लगा हुआ है? आलू इसमें 3 लाइन पे लगा हुआ। 3 लाइन पे हुआ। हाँ। तो क्या इसमें जो हम बीज लगाते थे जैसे पहले, तो बीज में ज्यादा बीज लगेगा इसमें? नहीं, बीज का देखिए, बीज जो हम जैसे एकड़ के पीछे में हम लोग 1200 kg के आसपास सीड डाल रहे हैं,
एकड़ में, तो वहां पे आपका 2 कुंटल के आसपास सीड बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि ये लाइनें बढ़ेंगी तो लाइन बढ़ेगी, 2 कुंटल से 2.5 कुंटल तक का एक्स्ट्रा सीड बढ़ेगा। तो सीड बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो तो सीधी सी बात है। पैदावार तो क्या ये अनुमानित हम मान सके इसमें कि अनुमानित इसमें उत्पादन हमारा क्या 20% बढ़ सकता है, जैसा कि देखिए जितना सीड बढ़ेगा उतना पैदावार बढ़ेगी। अच्छा अच्छा। आलू जैसे, अब ये तो है नहीं कि बीच वाली लाइन में आलू उसको पानी नहीं मिल रहा है या खाद नहीं मिल रहा है या दवाई नहीं मिल रही है, उसको तो पूरी मात्रा में मिल रहा है। लेकिन जैसे साइड में पैदा होगा वैसे ही सेम बीच में पैदा होगा। तो ये तो एकदम क्लियर है कि आपका एरिया बढ़ जाएगा और आपकी पैदावार इससे बढ़ जाएगी। मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से, बेड भी आपको चौड़ा रखने से। अब हम और स्प्रिंकलर के फायदे जानेंगे। भैया किसान से सीधे पूछ लेते। सर जी, आप ये बताएं कि आप ये जो आलू की खेती कर रहे हैं, आप पेप्सिको के साथ आपका जो करार है, तो कितने साल से आप कर रहे हैं? ये 3 साल से मेरा हो रहा है। तो 3 साल, ये तीसरा साल आपका हुआ इस बार पूरा। तो 2 साल आपने इस विधि से खेती की, स्प्रिंकलर लगाया, तो क्या इससे आपको? पिछले साल से इसको लगाया है, 1 साल बगैर रोके रहा है। अच्छा, पहली साल आपने स्प्रिंकलर नहीं लगाया था, साल से। और बेड का साइज पहली साल क्या रखा था? वही मतलब कि सिंगल कूलर रहा है। सिंगल रहा है, 24 इंच रहा होगा आपका। 22 या 24 रखे आपने। जो भी रहा हो। हाँ हाँ, नॉर्मल जो सभी लगाते हैं जैसा है। तो इस बार आपने 48 इंच का बेड यूज किया है और आपने स्प्रिंकलर के साथ लिया, तो आपका क्या अनुभव रहा है? ये सब फायदेमंद है? नहीं, फायदेमंद तो बहुत है। हाँ, हर साल मतलब सिंगल के एवरेज हम निकाला, पिछले साल निकाला, 3 साल माल हमारा बढ़िया निकल रहा है और फायदा भी है। अच्छा, तो आपसे इसे उत्पादन में भी वृद्धि हुई आपको? अच्छा, स्प्रिंकलर से आपको क्या फायदा हुआ है? एक तो हमारा लेबर चार्ज सब बैलेंस बच रहा है। पहले कैसे करते थे, पानी खेतों में कैसे लगाते थे? तो लेबर कैसे करता था वो लोग? क्या मतलब ये पानी नाली में लगा के फिर उसको? नाली है बटही। हाँ, ये घार लगे हैं ना। अच्छा, बटाई में पानी डाल के घार लगाते, तो आपको मतलब एक खेत सींचने में अगर 1 बीघा है तो कम से कम 3-4 घंटे तो लगते रहे होंगे। हाँ, कम से कम 3-4। तो उस तरह से काफी लेबर लगता है, तो मतलब आपका लेबर श्रम इसमें काफी बच गया। इसमें लेबर का चार्ज बिल्कुल बचा हुआ है। अच्छा, हमने सुना कुछ आपने इसमें दवा का भी छिड़काव किया इसी स्प्रिंकलर सिस्टम से, तो कौन सी दवा डाली है आपने इसमें? 52-34-00-50। ये किस चीज की दवा है? ये मतलब डाया उसमें है 52-34 में। हाँ, और 00-50 जो है आखिर समय में पोटास है। अच्छा, ये सब लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव रूप में पानी की तरह है, और इसको पानी की तरह नहीं ना। हाँ, घोलना पड़ता है इनको। घोलना पड़ रहा है। अच्छा, इनको घोल करके बाल्टी में डाल के, और फिर आपके कोई सिस्टम है उसमें, मशीन में लगा है ना। अच्छा, जिसको बेंचुरी बोलते हैं, तो उस बेंचुरी को आप उसमें डाल देते हो, पूरा आपकी दवा यहाँ पहुँचा देते, तो आपको खेतों में पूरा जाना नहीं पड़ता? कहीं भी नहीं, खाली लाइन खोल दिया जाता है बस। अच्छा, तो आप इससे संतुष्ट है, इससे स्प्रिंकलर सिस्टम से? तो आपकी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे खेत कितना होगा आपका, ये खेत जितने में आपने लगा रखा है ये पूरा सिस्टम? लमसम 5-5.5 बीघा है। 5.5 बीघे का आपका खेत है। तो ये स्प्रिंकलर लगवाने में आपको कितनी लागत आई होगी? हमारे जो दर्शक है, 20,000 हमको देना पड़ा है। आपको 20,000 इसमें देना पड़ा है। बाकी जो अनुदान है, सहायता राशि, वो आपको सरकार की तरफ से दी गई है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि सरकार इसमें मार्जिनल फार्मर्स को 90% सब्सिडी देती है। 90 मिला है और इनको 90 मिला भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये अच्छी बढ़िया खेती करते हैं। तो आप कुछ ये बताएंगे पेप्सिको के साथ जो आपकी कीमत का जो करार हुआ है, तो या पेप्सिको ने आपको उतना दिया है या उतना, जहाँ वो मद्दा हो, जहाँ महंगा रेट वही मिलना है? अच्छा, मतलब रेट इन्होंने निर्धारित कर दिया है। और ये आलू आपको खेत से लेते हैं कि आपको स्टोर पहुंचाना पड़ता है? स्टोर पहुंचावा जाता, प्लस भाड़ा देते ये लोग। अच्छा, भाड़ा देते हैं, खाली यहाँ की पल्लेदारी हमको देना पड़ता है। आपके खेत से माल उड़ जाता है, फिक्स रेट रहता है। हाँ। तो इससे आप काफी मतलब कंफर्टेबल हैं कि आपको कोई ज्यादा रिस्क नहीं लगता? जितनी कीमत ये देते हैं उसमें आपको उत्पादन और लाभ ये आपके हिसाब से पूरा हो जाता है? उसमें पूरा है, फायदा भी है। अच्छा, देखो पेप्सिको कंपनी जब वेंडर को सीड देती है, फार्मर से उसका मतलब वो नहीं करते हैं कि फार्मर के साथ में उसका लेन देन होता है। लेन देन कंपनी का वेंडर के साथ में होता है। अच्छा। जो जिस एरिया में के वेंडर के साथ में, जैसे रायबरेली में जो पेप्सिको कंपनी के आलू लगाई जा रही है, तो वो एक वेंडर के माध्यम से आलू लगाई जा रही है। करेक्ट। वही वेंडर जितने भी फार्मर हैं सबको सीड देंगे। हाँ, और सीड लेने के लिए फार्मर को अपनी जो सीड फार्मर को मिल जाएगा, वहां से मिलने के बाद में कैसे ट्रीट करना है, कौन सी दवाई बेसल डोज में डालना है आपको, सॉरी दवाई या फर्टिलाइजर जो भी आपको बेसल डोज में यूज करना है, फिर उसके बाद में अगले जो उसमें स्प्रे कौन से पड़ने हैं, एनपीके कौन सा पड़ना है, वो सारी चीजें। जैसे हम इस एरिया में एग्रोनॉमिस्ट हूँ मैं, तो मैं खुद जाकर के हर एक फार्मर से कांटेक्ट कर करके ये चीजें आप इस टाइम पे डालिए। जो खेती करते समय उनको जो
कोई भी दिक्कत ऐसी ना बने कि वो लास्ट में पता चले कि उनकी खेती नहीं बची। वो कह रहे हैं हम तो वही चीजें डालते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा, तो मतलब आप इनकी देख रेख भी रखते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं और गाइड भी करते हैं इनको। सुपरविजन में केवल देखिए करना फार्मर को ही है। हाँ, केवल हम उसको बता देते हैं कि भैया इस टाइम पर आप ये खाद न डाल करके ये वाली डालिए, इसका सही समय जैसे 0050 है। अब फार्मर सोचता है कि 60 दिन की आलू हुई उसी को लाके डाल दो कि वो तो डालना है ये तो डालना है, लेकिन होता क्या है जब 75 दिन की फसल पूरी हो जाती है, 75 दिन के बाद में जब आप उसको डालेंगे तो वो धीरे धीरे पेड़ को बैठाना स्टार्ट करती है। जैसे ये फसल एकदम अच्छी चल रही थी, 0050 इस पर पड़ी है, तो ये धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करती है। उसकी पहचान ये होती है 0050 से कि वो जब पोटास पौधे पे पड़ेगी तो पौधा अपने आप ढलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो नीचे को अपना जो नीचे जो कंद लगा है उसका साइज बढ़ाएगा और ऊपर जिससे जो पेड़ है वो एकदम बैठता है। अच्छा, मतलब ग्रोथ जो होगी जमीन के अंदर ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी। ऊपर कम। बहुत बढ़िया। अब फार्मर क्या करते हैं कि हम उनकी अपनी जो खेती करेंगे वो तो उस टाइम पे उनको 05234 कब डालना है, क्या उसका काम, उसके बाद 1919 कब डालना है, क्या काम है, या 13045 कब डालना है, क्या काम है, या 0050 कैसे डालना है, वो सारी चीजें हम उनको बार बार आकर के बताते हैं। अच्छा, हाँ, फिर जब उसकी जब फार्मर सीड लेता है वेंडर से तो उनको उसी टाइम पे बता देते हैं कि आपको सीड का रेट ये है। सीड का रेट इस साल जैसे 2650 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ, 2650 रुपए प्रति क्विंटल। तो उनका जो सीड का पैसा है वो उनको अपने वेंडर को देना होगा और उसके बाद में उनसे सीड वो ले सकते हैं। सही है, मतलब कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती, कंपनी वेंडर के थ्रू काम करती है। वेंडर के थ्रू काम। और बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन देख रहे कंपनी पूरा रखती और है। इसके बाद में फिर जो किसान जो केमिकल किट यूज करता है, क्योंकि कंपनी अपनी किट भी देती है। किट देती नहीं है, कंपनी एक किट बना देती है अपनी। अच्छा। कि आप इसको अपने जो जिले का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने जिले का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे जाकर के ये वाली पूरी किट का सामान उठाइए। तो वो जो अगर मार्केट में मान लीजिए 100 रुपए का वो दवाई दुकानदार बेच रहा है, अगर वो आपको उसमें 100 रुपए की बेच रहा है तो 2 रुपए 5 रुपए सस्ती मिलेगी, ना कि महंगी मिलेगी। मतलब थोड़ा डिस्काउंट रेट पे मिल जाती है। डिस्काउंट रेट पे ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा फायदा हो, उसमें यह है कि आपको जैसे अब एक आदमी अपने लिए दवाई खरीदे और एक आदमी कम से कम 50,000 40,000 किसानों का माल खरीदे, तो उसके लिए कंपनी खुद ही डिस्काउंट कर देती है कि आपको इस रेट पर ये माल मिले। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो उसमें फिर जो पेप्सिको का जो बाईबैक का रेट है, उस पे जो केमिकल किसान यूज कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है कि हमारे यहाँ से इतनी किट गई है, तो उस पर 40 पैसा प्रति किलो का एक इंसेंटिव कंपनी फार्मर को और देगी। वो किस बात के लिए, अगर वो मेडिसिन यूज करते हैं, आपका जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वो जो कंपनी के द्वारा बताई हुई अगर उसको यूज करता है तो उसको 40 पैसा प्रति किलो का एक इंसेंटिव और देगा। हाँ, अगर मतलब कंपनी का जो आपका मेडिसिन है अगर वो यूज करते हैं, रिकमेंड किया जो आपने, तो उनको 40 पैसे प्रति केजी के हिसाब से और उनको रेट मिलेगा। 40 पैसा प्रति किलो के हिसाब से एक इंसेंटिव उनको और मिलता है। फिर इसके बाद में जो किसान 28 इंच या उससे बड़ी बेड इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में उसको FC 11 वेराइटी पे 60 पैसा प्रति किलो का एक इंसेंटिव और देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये जो आप नई टेक्नोलॉजी और नए बेड से सिस्टम से यूज करते हैं, तो इसके लिए क्योंकि आपको मशीनरी लेनी पड़ेगी, नई लेनी पड़ेगी, उसके लिए ये पेप्सिको कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। कितना है सर वो? 60 पैसा एक्स्ट्रा देती है और 50 FC 11 वेराइटी पे आपको 60 पैसा और मिलेगा। 5 वेराइटी पे वो 50 पैसा है। 50 पैसा। अच्छा, सुना है स्प्रिंकलर लगाने पे भी पेप्सिको कंपनी कुछ इंसेंटिव देती है। जब स्प्रिंकलर लगाते हैं किसान तो उस केस में कंपनी 75 पैसा प्रति किलो, चाहे वेराइटी कोई भी हो पेप्सिको की, तो उस केस में उसको 75 पैसा प्रति किलो का एक इंसेंटिव और देते हैं। तो कुल मिला के किसान भाइयों, ऐसा है कि पेप्सिको की कंपनी चाहती है सिर्फ आप आलू का उत्पादन ही ना करें, इसके साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उसको आप इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रोडक्शन भी बढ़े और ये क्या कहते हैं, नई नई चीजें खेती में आए और लोग उससे जुड़े, आसानी भी, खेती आसान भी हो, उत्पादन भी बढ़िया हो। इसलिए बहुत सारे इंसेंटिव इसलिए दिए जाते हैं कि आप उसके नए नए फार्म मशीन यूज करें, नया ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करें और उनके जो मेडिसिन हैं, पेस्टिसाइड है या हार्बिसाइड है उनको यूज करें। जैसे स्प्रिंकलर अगर कोई किसान लगाता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुदान मिल रहा है वो तो उसको मिल ही जा रहा है। उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है? जो 75 पैसा प्रति किलो का जो उसको इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो तो पहले साल के अंदर ही मैं जानता हूँ कि लगभग 7-8 हजार रुपए तो पहले साल में पर एकड़ वो अपना निकाल ही ले रहा है। उसका एकड़ के पीछे में इतना ही कॉस्ट आ रहा है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि इनका
पूरे प्लॉट में 20,000 रुपए की लागत आई है। या तो हो सकता है कि इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ और अपना पाइप वाइप वगैरह जो भी लिया हो, उनसे तो थोड़ा नहीं, लगभग 10% की रेंज में, जहाँ तक मुझे पता है इनको कि 4 बीघे का जो 20% खेत होता है उसमें 12 से 14,000 के बीच में लागत आती है। 10% ये इतना पड़ता है। नहीं, ये 10% और 20% फार्मर शेयर ही जाता है इसमें टोटल। उसके बाद तो 90% और 80% गवर्नमेंट का अनुदान है। तो पिछले बार मैंने इनको बताया था तो इन्होंने कहा कि हम लगवा लेंगे, तो ये रिवुलस कंपनी से पिछले साल इनका लगवाया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। और इनका जैसे मान लीजिए अभी ये लेबर कॉस्ट जो आती है इनके खेत में पानी लगाने वाली, प्लस जिस समय सर्दी ज्यादा होती है तो लोग बोलते हैं कि हल्का हल्का पानी लग जाता, लेकिन अगर मान लीजिए कि लाइट आपको आधा घंटे मिली तो आधा घंटे में तो पूरा खेत सिंचा नहीं जाएगा। अगर आधा घंटे इसको चला देते हैं तो पूरा खेत आराम से पानी पालेगा। वो आधा घंटे का पानी आप एक तरफ से भर के जाएंगे और वो आधा घंटे का पानी फ्लड पे आप जाएंगे तो एक तरफ से भर के जाएंगे, और अगर आप स्प्रिंकलर से जाएंगे तो पूरे खेत में सिंचाई हो जाएगी। तो जो मेनली हमारे अनुज भैया का कहना था कि अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं और गवर्नमेंट को जो सब्सिडी है उसके अपना फार्मर शेयर देते हैं 10,000 15,000 जो आपका लगता है, वो आपका कास्ट काफी कुछ निकल आएगा, क्योंकि 75 पैसे पर केजी की ये कंपनी आपको इसमें इंसेंटिव दे रही है। तो आप एक तरफ लगा रहे हैं और पीछे से जैसे ही आप आलू बेचेंगे तो आपको काफी हद तक उसका पैसा जो आपको 10%, गवर्नमेंट तो 90% दे ही रही है, जो आपका 10% है उसमें से भी काफी कम होके जाएगा। तो 1-2 साल में आपका स्प्रिंकलर सिस्टम ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये बात। 1-2 साल में आपका फ्री तो हो ही जाएगा। 1 साल 2 साल के अंदर फ्री हो गया। अगर आप चाहो तो पहले साल में फ्री हो गया। जो हम लेबर कॉस्ट दे रहे हैं वो बच गया हमारा। अगर हम लेबर कॉस्ट को जोड़ दें तो मतलब आपने 1 साल में जो स्प्रिंकलर सिस्टम में लगाया, आपका वो पैसा वापस आ जाता है। और हमेशा के लिए, चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेट हो जाता है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर 15-20 साल चलता है। तो इसमें आपको 15-20 साल का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हम लोग को आपने मौका दिया, आपने समय दिया और अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए, हमारे खेत में हमारी टीम के साथ जुड़े और इतनी बढ़िया जानकारी दी। हम आपकी जानकारी किसानों तक जरूर पहुँचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो किसान भैया देखते हैं कि जो अभी ये स्प्रिंकलर सिस्टम से खेती हुई है, इसमें ये जो मिट्टी है ये कितना फोफर, जो हमारे गाँव की भाषा में बोलते हैं, कितनी फोफर है और इससे आलू की पैदावार में क्या फर्क पड़ेगा। मिट्टी तो दिख रही है एकदम, कहीं देखिए नीचे तक आप जा सकते हैं और मिट्टी ठोस नहीं हुई है, ठोकर नहीं हुई है। इससे आलू क्या है, आप नीचे तक भी फैल सकती है, इसकी पैदावार बढ़ सकती है, नीचे भी जा सकती है। और जब हम नाली सिस्टम से सिंचाई करते हैं तो नीचे आप जब खोदेंगे तो देखेंगे कुछ दूर के बाद आपको मिट्टी एकदम ठोकर हो जाती है और उससे आलू की बढ़त में रुकावट आ जाती है। तो ये फायदा है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का। देखिए मिट्टी एकदम ऐसे है, आप ऐसी मिट्टी नहीं पाएंगे वैसे खेतों में, वो टाइट हो जाती, बड़े बड़े चीपे निकलते हैं। किसान भाइयों, स्प्रिंकलर सिस्टम का 2 तरह का यूनिट होता है, एक फील्ड यूनिट और एक हेड यूनिट। और ये अंदर हेड यूनिट इंस्टॉल होता है, जहां आपका बोर होता है उसके साथ ही ये इंस्टॉल किया जाता है। आप देखेंगे हेड यूनिट में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्टर रहता है, इसमें मीटर लगा हुआ है और इसमें क्या कहते हैं, एक वेंचुरी सिस्टम होता है। वेंचुरी सिस्टम का भी फायदा हम आपको बताएंगे, बहुत ही कमाल की चीज होती है। और यहाँ से आप जो है पेस्टिसाइड और क्या कहते हैं फर्टिलाइजर डायरेक्ट अपने खेत में बिना खेत में गए हुए यहाँ से भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे ये भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ वाल्व लगे हुए हैं जिससे आप पानी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल आप चाहे तो स्प्रिंकलर सिस्टम में जाए, नहीं तो और कनेक्शन ये रिवलिस कंपनी जिन्होंने इसको इंस्टॉल किया है, इन्होंने एक कनेक्शन और दिया है कि आप इसको नॉर्मल कनेक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। और रिवलिस जो नंबर 1 कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। इजराइल जो है ड्रिप इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में माना जाता है अग्रणी देश है, जिनको वहाँ की नीड के हिसाब से उन लोगों ने डेवलप किया। माना जाता है कि वहीं से डेवलपमेंट हुआ है इसका। और आज हमारे देश में भी इसकी धूम मच रही है, पहले साउथ में या नॉर्थ में। और ये रायबरेली में आप देख रहे हैं कि ये रिवलिस का सिस्टम यहाँ पे रन कर रहा है भैया। पेप्सिको जो कंपनी जिन्होंने आलू लगवाया है यहाँ पे, उन्होंने इसके काफी प्रमोट किया है, इंसेंटिव भी दिया है किसान को। और अब बताएंगे आपको वेंचुरी का जो मेन फायदा है, ये आप देखेंगे इसमें एक पाइप है और ये पाइप जो है आप इसको पानी में अपना पेस्टिसाइड या अपना फर्टिलाइजर घोल के बाल्टी में रख दें और इसको अगर उसमें डाल देते हैं और यहाँ से एक सेटिंग है, आप वाल के जरिए सेटिंग कर देंगे तो आपका जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, यहाँ से सीधे खेत में पहुंच जाएगा। आपको खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो काम यहाँ से 10 मिनट में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इस हेड यूनिट का। तो किसान भाइयों, हमने देखा कि किस तरह से ये किसान जो हमारे यहाँ हैं अरखा के, इन्होंने 48 इंच के बेड पे आलू लगाया है और स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इससे कितना फ़ायदा इनको इस आलू के उत्पादन में हो रहा है और कितनी सुविधा हो रही है स्प्रिंकलर सिस्टम से, ये सारी जानकारी आपने लिया। और किसान को सरकार की तरफ से कितना अनुदान मिल रहा है इस पे और किस तरह से हम इसको लगवा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपने इस वीडियो में ली। तो साथियों, वीडियो में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए सोमेश जी, ये जो खेती का काम है इसमें बहुत सारे युवाओं को आना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी को आना चाहिए। दोनों चीज़ जब खेती में आएंगे तो खेती में विकास होगा और लोगों का जो रुझान जो है गांव की ओर होगा। तो हमारा जो मिशन है चलो गांव की ओर, ताकि ज़्यादातर लोग जो इंटेलिजेंट हैं, युवा हैं, वो गांव में आ रहे हैं और गांव भी खुशहाल रहे, हमारा शहर भी खुशहाल रहे। साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।